नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का माझी शाह एजुकेशन पर। रासायनिक साम्य, केमिकल इक्विलिब्रियम, अपने जो केमिस्ट्री का सिलेबस है उसकी तीसरी यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। बिल्कुल कंप्लीट। कंप्लीट मतलब कंप्लीट। अब लैब असिस्टेंट के स्टैंडर्ड के हिसाब से, तो लैब असिस्टेंट के हिसाब से अब आपको और कुछ भी नहीं करना, ठीक है, सिवाय क्वेश्चन प्रैक्टिस के। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो अच्छी बात है, ताकि चीजें आपको रिवाइज होती रहेगी, माइंड में रिकॉल होती रहेगी। आज की इस क्लास में अपन ने क्लास तो कंप्लीट कर ली, ठीक है, जो अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो आज की इस क्लास में अपन करेंगे 2016, 2018 और 2022 की दोनों शिफ्ट में जो भी लैब असिस्टेंट पेपर हुए, इन 4 पेपर, टोटल 4 पेपर में अपने जो भी सवाल आए उनको अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है। और आप जब इनको देखोगे ना तो आपको लगेगा कि अरे यार, मतलब कितना सिंपल सवाल आए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन सवालों को। सवाल नंबर पहला, 2016 लैब असिस्टेंट 2016 में सवाल पूछा गया। वैसे ये सवाल मैंने जब अपनी क्लास हुई थी उसमें भी इस सवाल को मैंने ऐड किया था एक बार, तो आपको पता ही होगा। 2016 में सवाल पूछा गया था, किसी निर्दिष्ट ताप एवं वायुमंडलीय दाब पर किसी पदार्थ की ठोस एवं द्रव प्रावस्थाएं साम्य पर हो सकती है, इस ताप को कहा जा सकता है। ये कह रहा है ठोस से सीधा द्रव बन रहा है, ठोस से द्रव। ये भौतिक साम्य का सवाल है, भौतिक साम्य से संबंधित सवाल बनाइए। ठोस से सीधा क्या बन रहा है? ठोस एवं द्रव। ठोस से सीधा क्या बन रहा है? द्रव बन रहा है। तो ठोस एवं द्रव साम्य अवस्था में, ठीक है। ये क्या कह रहा है? ठोस एवं द्रव साम्य अवस्था, यानी कि एक ऐसी स्थिति आ गई है जितना ठोस द्रव बन रहा है उतना उतना वापिस द्रव ठोस बन रहा है, यानी कि उस स्थिति में इनकी सांद्रता नियत हो जाती है, ठीक है। ठोस द्रव वाली ये साम्य अवस्था है। तो इस ताप को क्या कहेंगे? तो देखो, ठोस को पिघला के द्रव बनेगा, ठोस को पिघला के जो द्रव बनेगा, ठोस से द्रव बनेगा, वो क्या होगा अपने, वो क्या हो जाएगा? गलनांक। और वापिस ये अभिक्रिया उल्टी भी हो रही है, द्रव से ठोस बनना यानी कि हिमांक, उसका ठंडा होना, ये होता है ये हिमांक, ये वाली अभिक्रिया हिमांक, ठीक है। तो यहां इस स्थिति में क्या हो रहा है? वो ताप, ऐसा ताप हो रहा है जो ठोस के लिए तो किसका काम कर रहा है? गलनांक का काम कर रहा है, और इस द्रव के लिए हिमांक का काम कर रहा है, वो निश्चित पॉइंट। बस सिंपल सी बात है। इस ताप को कहा जा सकता है, सिर्फ गलनांक थोड़ी कहोगे, सिर्फ गलनांक कहोगे तो ठोस द्रव में बदलेगा, द्रव ठोस, ठोस में कैसे बदलेगा? उसके लिए क्या चाहिए आपको? हिमांक चाहिए, ठीक है। सिर्फ हिमांक वो भी नहीं है, ये तो है ही नहीं, ये तो जब गैस बनेगी तब है। और गलनांक है हिमांक दोनों, तो सब बात है। क्या हो गया? फोर्थ आंसर। आंसर क्या हो गया? फोर्थ। गलनांक एवं हिमांक दोनों। आपको याद हो तो ये सवाल अपन ने किया ही था पहले, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। किसी रासायनिक तंत्र के सामने, ये भी 2016 का ही सवाल है, ठीक है, ये भी 2016 का ही सवाल है। किसी रासायनिक तंत्र के साम्य अवस्था में होने पर निम्न में से क्या समान होते हैं? निम्न में से क्या समान होंगे? पहला ऑप्शन कह रहा है क्रिया कारकों तथा उत्पादों की सांद्रता। तो अभिकारकों एवं उत्पादों की सांद्रता साम्य अवस्था पर नियत रहती है, समान नहीं रहती। ध्यान रखना, क्या रहती है? नियत रह जाती है, मतलब कि भाई जितनी है उतनी की उतनी रहेगी, समान नहीं रहती सांद्रता, समान नहीं रहती। तो है ही नहीं, साम्य अवस्था में कि अभिकारकों और उत्पादों की सांद्रता समान नहीं होती है, ये बात ध्यान रखना, समान नहीं होती है, ठीक है। हाँ, किसी स्पेशल कंडीशन में हो सकती है, वो बात और है, लेकिन समान होती नहीं है। सिर्फ बात ये होती है कि उनकी सांद्रता साम्य अवस्था में नियत हो जाती है, ठीक है। जितने अभिकारक से उत्पाद बनते हैं उतने को उतने उत्पाद से अभिकारक बनते हैं, तो वो अपने को मामला नियत दिखता है, ठीक है। हालांकि परिवर्तन होता है, चीजें कैसी होती है? गतिक होती है, चीजें कैसी होती है? वो गतिक होती है, परिवर्तन होता है, लेकिन अपन देख नहीं सकते उसको, ठीक है। तो क्रिया कारकों में उत्पादों की सांद्रता समान नहीं, ये तो होता ही नहीं है, ठीक है। ये कह रहा है फिर अग्र अभिक्रिया एवं प्रतीप अभिक्रिया की दर है। हाँ, साम्य अवस्था पर अग्र अभिक्रिया की दर बराबर पक्ष अभिक्रिया की दर, ये तो होता ही है, ये पॉइंट है, चलो ठीक है। अग्र एवं प्रतीप अभिक्रिया का वेग नियतांक, भाई वेग नियतांक तो बराबर होते ही नहीं, साम्य अवस्था में वेग नियतांक कहां बराबर होते हैं? अपन दरी तो बराबर करते हैं, आर एफ आर बी
ये तो अपन वो करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद, ठीक है, तो इनके जो वेग नियतांक होते हैं वो वेग नियतांक तो कहाँ बराबर होते हैं, वेग नियतांक तो बराबर होते ही नहीं है, ठीक है, वेग नियतांक तो बराबर होते ही नहीं है। वो क्या होता है, के एफ और जो के बी है वो थोड़ी बराबर होते हैं, वो तो होते ही नहीं है, ठीक है। तो आर एफ बराबर आर बी होता है, ये चीज होती है, यानी कि इसमें। और अग्र प्रति वेग नियतांक, तीन में से सही क्या है, ये भी गलत है, तीसरा भी गलत है। सही क्या, ओनली फॉर दूसरा। अग्र अभिक्रिया में प्रति अभिक्रिया की दर है, दर बराबर होती है, दर बराबर होती है, ठीक है। वेग नियतांक बराबर नहीं होते, वेग नियतांक और सांद्रता बराबर नहीं होती, ठीक है। वेग नियतांक और सांद्रता बराबर नहीं होती है। ये बोल सकते हो आपकी अग्र अभिक्रिया में प्रति अभिक्रिया को वेग बराबर होते हैं, वेग यानी कि दर, वही बात एक ही है, ठीक है। अग्र प्रति अभिक्रिया को वेग बराबर होते हैं, लेकिन उनके वेग नियतांक बराबर नहीं होते, ठीक है। अपन वैसे तो लिखते हैं भाई, आर एफ बराबर क्या लिखते हैं, के एफ, ठीक है। फिर वो जो भी है ए बी जो भी अपन लिखते थे ऐसे, ठीक है। फिर अपने लास्ट में बराबर किया, वो डेरिवेशन देखना आप, ठीक है। तो उसमें अपन बराबर क्या करते हैं साम्यावस्था पे, आर एफ बराबर आर बी, यानी कि अग्र अभिक्रिया प्रति अभिक्रिया की दर है, अग्र अभिक्रिया की दर रेट ऑफ, ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। अग्र अभिक्रिया की दर बराबर पश्च अभिक्रिया की दर। तो वेग नियतांक और सांद्रता बराबर नहीं होती है, ठीक है। केवल क्या होती है, अग्र प्रति अभिक्रिया की वेग नियतांक बराबर, सॉरी ये दरें बराबर होती है, क्या होती है, दरें बराबर होती है, ठीक है। ये भी सवाल सिंपल था वैसे, ये भी सवाल अपन ने किया हुआ पहले ही, ठीक है, ये मैंने शामिल किया था। ये भी 2016 का सवाल है, ठीक है। तो 2016 में सवाल ये पूछा गया था, दूसरा ये पूछा गया, ठीक है। तो ये भी सवाल अच्छा है। ये देखो, आपको एग्जामिनर ने कंफ्यूज करने के लिए चौथा ऑप्शन दे दिया, उपरोक्त 2 एवं 3, यानी कि बच्चा क्या करेगा, 2 और 3 दोनों करे यार, दरें और वेग नियतांक दोनों समान कर दो, ठीक है। तो देखो, कंफ्यूज करने के लिए चौथा ऑप्शन दिया। आप सोचते हो ना कि यार एग्जाम में जब भी ऐसे आता है कि उपयुक्त दोनों या उपयुक्त सभी, तो वही आंसर होता है, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है ना। हाँ, कोई चालाक कोबड़ी बैठी होगी तो वो ऐसे ही सवाल बनाएगा। चलो, तो आपको अगर चालाक हो या कुछ भी हो, आपने सही ढंग से पढ़ा है, ठीक है, राजू सर से गए हो पढ़ के, तो आपको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, ठीक है ना। चलिए, सवाल नंबर तीसरा, ये भी 2016 का सवाल है, ये भी 2016 का सवाल है। ये कह रहा है 2HI H2 और I2, 2HI H2 I2 अभिक्रिया में ऑर्गन गैस मिलाने पर HI का वियोजन, मतलब HI अब क्या हो रहा है, यहाँ पे HI का वियोजन हो रहा है, ये जो रिएक्शन है उसका इसको हम बोल ही कह सकते हैं कि भी इस रिएक्शन में HI का वियोजन हो रहा है और क्या बन रहा है, H2I2 बन रहा है, टूटकर, वियोजन यानी कि टूटना, तो ये HI टूटकर वियोजित होकर H2 और I2 बनाता है, ठीक है। अब देखो, पहले तो एक बात ध्यान रखनी, जब भी कोई अभिक्रिया आप देखो ना, तो उस अभिक्रिया में आपको है ना इस बात का ध्यान रखना, इस अभिक्रिया में, एक सवाल तो कर दिए 2, ठीक है। चलो, तीसरा, हमेशा एक बात ध्यान रखना कि वो अभिक्रिया आपके संतुलित होनी चाहिए, बैलेंस, इक्वेशन बैलेंस होनी, उसके बाद ही सारी चीजें करनी है। पहले तो ये चेक करना है कि वो बैलेंस है या नहीं है, बैलेंस है या नहीं है, तो इसको चेक कर लो भाई, बैलेंस है या नहीं है। तो जहां तक बैलेंस की बात करें तो बैलेंस है, 2H है, तो देखो 2H हो गए और 2I है, तो ये 2I के हो गए, चलो ये बैलेंस तो है ही है, ठीक है। अब इसमें मोल देख लो, अब यहाँ इस साइड मोल कितने, टोटल मोल 2 है, और टोटल मोल यहाँ भी 1 + 1 कितने, 2 है, ठीक। तो अब कह रहा है कि भाई इसका वियोजन करना है, यानी कि अपने को क्या करना है, अभिक्रिया को अग्र दिशा में बढ़ाना है, अभिक्रिया को अग्र दिशा में बढ़ाना है, यानी कि HI को तोड़कर H2 और I2 बनाना है, यानी कि अभिक्रिया को अग्र दिशा में बढ़ाना है। और अपन क्या करें, ऑर्गन गैस मिला रहे हैं, क्या मिला रहे हैं, ऑर्गन गैस। तो ऑर्गन गैस क्या है, यानी कि अक्रिय गैस, ऑर्गन क्या है, ऑर्गन मिला रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं अपन कहने का मतलब ये हुआ कि अक्रिय गैस मिला रहे हैं, अक्रिय गैस मिलाने पर, अक्रिय गैस, ठीक है, मिलाने पर, तो एक तो अपन मिलाते हैं निश्चित आयतन पर, तो निश्चित
निश्चित या स्थिर, इसने शब्द बोला यहाँ पर स्थिर, तो निश्चित बोलो या स्थिर बोलो, बात एक ही, ठीक है। तो स्थिर आयतन पर तो वैसे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, आपको पता है। बात रह जाती है सिर्फ स्थिर दाब की, बात रह जाती है स्थिर दाब की। पर आपको पता है स्थिर दाब में भी अपन क्या देखते हैं, डेल्टा एन। तो यहां पर डेल्टा एन बराबर 0, चूंकि डेल्टा एन बराबर 0 है, चूंकि डेल्टा एन 0, अतः कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अतः कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इस अभिक्रिया पर। आप दाब, आयतन और अक्रिय गैस, इन तीनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? डेल्टा एन बराबर 0, मैंने चिल्ला चिल्ला के बोला था पीछे वाली जो क्लासें हुई उनमें कि डेल्टा एन बराबर 0 तो अतः कोई प्रभाव नहीं होगा। तो सीधी सी बात है, स्थिर दाब और स्थिर आयतन दोनों पर रुक जाएगा? नहीं। स्थिर दाब पर बढ़ेगा, स्थिर आयतन पर कम होगा? नहीं। स्थिर दाब पर कम होगा, स्थिर आयतन पर बढ़ेगा? नहीं। स्थिर दाब एवं स्थिर आयतन दोनों पर अप्रभावित रहेगा, फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। समझ गए? आपको यदि दाब, आयतन और ये जो अक्रिय गैस के बारे में पूछ लिया जाना सवाल, सीधा सीधा पहले आप देखो कि डेल्टा एन क्या है, मतलब दोनों तरफ यदि मोल बराबर है तो सोचना ही नहीं है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बस बात खत्म। और अगर डेल्टा एन सेम नहीं है, मतलब डेल्टा एन 0 नहीं है, तो फिर आपको देखना है कि भाई दाब बढ़ने पर अभिक्रिया इस साइड जाएगी, जिस तरफ मोल कम बनते हो, आयतन बढ़ने पर अभिक्रिया उस साइड जाएगी जिस साइड मोल अधिक बनते हो। वो चीजें आपको वो करनी है, ठीक है। चलो, और यदि अक्रिय गैस को नियत आयतन पर मिलाएंगे तो 0 है ये इफेक्ट, और नियत दाब पर मिलाएंगे तो फिर आयतन बढ़ेगा, तो उस केस के हिसाब से करना है, आयतन वाले केस के हिसाब से, ठीक है। ये हो गया 2016 के सवाल। अब देखते हैं सवाल नंबर 4, और ये है 2022 का। 2018 में सवाल नहीं पूछा गया था इससे, ठीक है। 2018 में पता नहीं कौन बैठा था, ये चैप्टर ही भूल गया, ठीक है। हालांकि ऐसा बिल्कुल हो गया वो, ठीक है, क्योंकि तो वो बात और है, लेकिन आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है इससे सवाल नहीं आएगा, वो डेफिनेटली आएगा। 2018 में पता नहीं क्यों नहीं लिया, ठीक है। उसने वो सवाल 3-4 सवाल ऐसे बनाए थे जो मतलब डायरेक्टली ये नहीं बोल सकते कि इसी चैप्टर से लिंक है, ठीक है। उन्होंने गैसीय अवस्था, जो आर वगैरह, कुछ मोल से संबंधित सवाल वगैरह मिक्सअप में सवाल बना दिए थे, ठीक है। डायरेक्टली इससे सवाल नहीं हुआ था कोई भी, ठीक है। तो 2018 नहीं है, 2022 की बात करते हैं कि 28 जून वाले में, जो 28 और 29 जून 2 पेपर हुए थे, तो 28 जून में 2 सवाल पूछे गए थे और 29 जून में 2 सवाल पूछे गए थे। ये कह रहा है कि इस समीकरण में, अब समीकरण क्या दी हुई है, देखो आपको A2 गैस, 2B2 गैस, 2AB2 गैस और हीट है, यानी कि समीकरण जो दी हुई है एक्चुअली ऐसे दिया हुआ है। A2 ये भी कोई गैसीय अवस्था में है, ठीक है। 2B2 ये भी कोई गैसीय अवस्था में है, 2AB2 गैसीय अवस्था में, साथ में क्या निकल रही है, हीट, यानी उष्मा प्लस उष्मा, यानी कि उष्मा बाहर निकल रही है, उष्मा बाहर निकल रही है। तो आप कह सकते हो कि ये अभिक्रिया कैसी है, उष्मा क्षेपी है। ये अभिक्रिया कैसी है, उष्मा क्षेपी, ठीक है। तो अब ये कह रहा है, पहले तो ये देख लो ये बैलेंस है या नहीं है, A2 है, 2 है, ठीक है। ये 20 4 हो गए, ये यहाँ पर भी 20 4 होगी, ठीक है। चलो, साम्य अवस्था बाई तरफ स्थानांतरित हो जाती है। आपको क्या करना है, इस साम्य अवस्था को बाई तरफ लेके जाना है, यानी कि जो अभिक्रिया है इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाना है, बाई तरफ, इस साइड, इसको बोलेंगे बाई तरफ, इसको बाई, इस साइड जाने को बाई बोलेंगे, लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड। युवराज सिंह बाय हाथ का खिलाड़ी था, ध्यान रखना। हाँ, मैं भी कभी कभी भूल जाता था हिंदी में बाया दाया, तो मेरे लिए एक ही लॉजिक याद किया हुआ है, वो है युवराज सिंह बाय हाथ का खिलाड़ी था, लेफ्टी बाया। तो बस ये बाई इस साइड, मतलब आप देखोगे आपके सामने पड़ा पेपर पड़ा है, पेपर आपके सामने है, तो आपके लिए ये बाया होगा, ये दाया, ये दाया, ठीक है। ये बाया, ये दाया, ठीक है। बाई और या दाई और, बाई और बोले तो इस साइड, दाई और बोले तो इस साइड, यानी कि अपने को बात करनी है पक्ष, अभिक्रिया को पीछे लेके जाना है। दाई और मतलब अग्र, तो अभिक्रिया को पीछे लेके जाना है। तो पीछे लेके जाएंगे तो अपन क्या करेंगे, क्या चीज पीछे लेके जाएगी, दाब की बात करते हैं। तो दाब, अब पीछे तो क्या मोल ज्यादा है, मोल ज्यादा है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, दाब को घटाना पड़ेगा, दाब को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो आपको पता है दाब घटाने पर अभिक्रिया, दाब घटाने पर, दाब घटाने पर
अभिक्रिया किस साइड जाएगी? अधिक मोल की तरफ। दाब घटाने पर अभिक्रिया अधिक मोल की तरफ। दाब घटाने पर क्या होगा? अभिक्रिया किस साइड जाएगी? अधिक मोल की तरफ। यहां पर अपने अधिक मोल किस साइड है? यहां मोल देखो, यहां मोल 2 है, ठीक है, और यहां मोल 2 और 1 3 है। यहां मोल 2 और 1 3 है। तो दाब घटाने पर अभिक्रिया अधिक मोल की तरफ, यानी कि पक्ष दिशा में पहुंच जाएगी। तो दाब को तो क्या करना है? अपने को घटाना है, ठीक है। अब ताप की बात करते हैं। ये क्या ऊष्माक्षेपी है, ऊष्माक्षेपी। अब अपने को पीछे लेके जाना है, तो क्या करना चाहिए? के का मान चाहिए कम, के का मान चाहिए कम। और ऊष्माक्षेपी के लिए मामला उल्टा होता है कि आप ताप बढ़ाओगे तो के का मान घटेगा, ठीक है, के का मान घटेगा। तो अपने को क्या करेंगे? अपन ताप को बढ़ाएंगे। ताप, जब अपन ताप को बढ़ाएंगे तो जो Kc होगा वो क्या होगा? घटेगा। Kc घटेगा, अतः अभिक्रिया पक्ष दिशा में, अतः अभिक्रिया पक्ष दिशा में। समझ गए? तो इसको जो बाई ओर लेके जाने के लिए, पक्ष दिशा में लेके जाने के लिए अपने को क्या कंडीशन चाहिए? दो कंडीशन ही चाहिए। क्या क्या चाहिए? एक तो दाब को घटाएंगे और ताप को बढ़ाएंगे, तब ये पीछे चली जाएगी। समझ गए? ये सवाल शानदार था, 2022 में पूछा गया था 28 जून वाली शिफ्ट में। दाब को क्या करेंगे थे? घटा देंगे। तो दाब घटाने पर अभिक्रिया ज्यादा मोल की तरफ, और ताप बढ़ाएंगे तो चूंकि ये ऊष्माक्षेपी है, ताप बढ़ाएंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, Kc घट जाएगा ऊष्माक्षेपी के लिए, और Kc घटेगा तो अभिक्रिया पक्ष दिशा में, Kc बढ़ता है तो अभिक्रिया अग्र दिशा में, ठीक है। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसी 2022 के 28 वाली शिफ्ट का एक सवाल और है, ठीक है। ये पूछ रहा है H2I2 2HI अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक। देखो मतलब कुछ रिएक्शन इनकी फेमस है, H2I2 2HI ये ले ली, एक वो अमोनिया वाली, ठीक है, जो हैबर विधि वाली वो रिएक्शन। ये रिएक्शन फिक्स है, मतलब जो सवाल बनेगा वो लगभग उन्हीं रिएक्शनों के आसपास से बनेगा, ठीक है। उन्हीं जो एग्जांपल है, उदाहरण है, उनको काम में लेंगे वो। ये कह रहा है H2I2 मिलके बन रहा है 2HI अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक K का मान लिखना है। आपको क्या करना है? इसका साम्य स्थिरांक K का मान लिखना है। पहले तो क्या करना है? चेक कर लो ये बैलेंस है या नहीं है, ये बैलेंस है या नहीं है, ठीक है। तो बैलेंस तो है ही है, तो बैलेंस सही है तो दिक्कत ही क्या है इसमें? तो इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। दिक्कत वाली बात है क्या? 2HI आप लिखोगे इसके लिए K का मान, तो K का मान यही होगा भाई, HI और इसका स्क्वायर 2 आ गया आगे, नीचे H2। ये इतना कुछ करने का काम ही नहीं था, आपको पता ही था, सीधा दिख रहा है I2। तो कौन सा होगा ऑप्शन भाई? जो स्कोर वाले दो ही ऑप्शन है, ये तो ये है, ये है। इसमें H2 का भी स्कोर करें तो ये गलत, सही क्या हो गया? ये डी ऑप्शन करेक्ट। बस सिंपली सवाल था ये, तो डायरेक्ट ही आ गया वो, ठीक है। जो द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम के हिसाब से अपन लिखते हैं वही चीज आ गई डायरेक्टली, ठीक है। तो देखो ये हो गया, इसको के को यहाँ बराबर कर दो, ठीक है। चलो अब 2022 के 29 वाले शिफ्ट का सवाल, 29 वाले शिफ्ट का सवाल है, सवाल नंबर पहला कि व्यासीय सामर्थ्य के लिए Kc और Kp के बीच में संबंध, डायरेक्ट संबंध पूछ लिया, फॉर्मूला कुछ नहीं पूछा, मतलब एक्स्ट्रा मतलब कुछ नहीं पूछा। तो आपको पता है, मैं चिल्ला चिल्ला के कहा था मैंने कि याद रखना है आपको, Kp इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा n, RT की पावर चल जा रहे, हाँ, RT की पावर डेल्टा n, ये संबंध है। Kp इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा n। तो या तो इसने लिख दिया उल्टा Kc इक्वल टू Kp, तो ये नहीं है, ठीक है। बाकी जगह आप देख लो, बाकी जगह इसने Kp और Kc के ऊपर ये लगाया डेल्टा n, डेल्टा n किसके ऊपर आता है? RT के ऊपर। तो ए और बी में से बच्चे कंफ्यूज हो होंगे कि सर Kc बराबर Kp RT की पावर डेल्टा n आता है, Kp बराबर Kc की पावर RT डेल्टा n, तो ये आता है आपके बी ऑप्शन, Kp इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा n, ये पर लिखते हैं। और ये निकला हुआ है, मैंने चिल्ला चिल्ला के बोला था, मैंने कहा इसको पता रखना, ये इंपॉर्टेंट है। Kp इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा n, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। सॉरी ये जो सवाल था ना, सवाल नंबर 6, हाँ ये आपके 1 मिनट
ये मैंने गलत लिख दिया, ये लैब असिस्टेंट 2000 वो उसका यही है 28 जून का ही सवाल है, ये 29 जून का सवाल तो ये नेक्स्ट आएगा, ये वाला सवाल, ये वाला 7वां सवाल ये 29 जून का है, ये 29 जून वाले शिफ्ट का है, ठीक है 2022, ये 29 जून का शिफ्ट का, 29 जून मतलब 2016 में 3 सवाल पूछे गए थे, 2018 में डायरेक्टली एक भी सवाल नहीं था, और 2022 में 28 वाले शिफ्ट में 3 सवाल थे, ठीक है, जो 29 वाली शिफ्ट में 2 सवाल थे। तो देखो ये कह रहा है जब ये 29 वाली शिफ्ट का है, अभिक्रिया N1A N2B M1C M2D के लिए डेल्टा एक्स ये है M1 M2 माइनस N1 N2 Kc की इकाई, इसने Kc की क्या बोली है, इकाई पूछा है, मात्रक पूछा है, Kc का मात्रक, Kc का मात्रक। तो आपको पता है Kc का मात्रक लिखोगे तो ये या तो आप बार या एटॉम की फॉर्म में लिखोगे, और यदि सांद्रता की फॉर्म में लिख रहे हो, सांद्रता की फॉर्म में लिख रहे हो इस Kc के लिए, तो क्या हो गया, सांद्रता क्या होती है, मोल प्रति लीटर, तो सांद्रता क्या होती है, सांद्रता किसमें होती है, सांद्रता किसमें होती है, मोल प्रति लीटर में। तो आपके जो भी बनेगा वो किसमें बनेगा, मोल प्रति लीटर में बनेगा, मोल प्रति लीटर में बनेगा। तो भाई साफ बात है, इसमें लीटर प्रति मोल ये भी हो नहीं सकता, मोल सिर्फ ये भी हो सकता, मात्रकहीन ये भी है नहीं, क्योंकि मात्रकहीन तो कब होगा, जब M1 M2 बराबर होगा N1 N2। ऐसे लिखोगे आप भाई, जब इसके लिए लिखोगे यदि Kc लिखोगे तो एक्चुअली में कैसे आएगा, ये आएगा C की पावर M1 D की पावर M2, ठीक है, और ये A की पावर N1 और B की पावर N2। तो अब देखो ये इसमें जो इनकी सांद्रता लिखोगे मोल प्रति लीटर, तो ये आपस में कैंसिल कब होंगे, ये जो ऊपर की घातें बराबर नीचे की घातें कुल घातें बराबर होगी, तो ये मात्रा कैंसिल हो जाएगा, लेकिन बराबर है ही नहीं। इसने ये बोला कि डेल्टा एक्स बोला है, M1 प्लस M2 माइनस N1 प्लस N2, इसने बराबर का नहीं बोला है, सिर्फ डेल्टा एक्स को ये बता दिया। तो अपन सीधा से ये बोलेंगे कि मोल प्रति लीटर और उसकी घात में डेल्टा एक्स, ठीक है, उसकी घात में डेल्टा एक्स, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अगर ये ऐसा होता कि भाई M1 2 होता मान लो और M2 1 होता, ये 3 हो जाता, यहाँ पर 2 हो जाता, तो 3 माइनस 2 1, तो यानी कि सांद्रता क्या होती है, मोल प्रति लीटर, या फिर किसी केस में मोल प्रति लीटर का स्क्वायर पूरा ऐसे, वो डिपेंड करेगा M1 M2 और N1 N2 पर, ठीक है। तो मोल प्रति लीटर डेल्टा एक्स, बात क्लियर, चलो ठीक है ना। अब बढ़ते हैं आगे, लास्ट सवाल, ये सवाल ये भी 29 वाली शिफ्ट का सवाल है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया के निर्माण में उष्मा निकलती है, ताप का बढ़ना। देखो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया के निर्माण में उष्मा निकलती है, ये याद रखना हमें समीकरण, ये समीकरण बहुत फेमस है, N2 3H2, ये हेबर विधि है, ठीक है, अमोनिया निर्माण की हेबर विधि 2NH3, ये बैलेंस इक्वेशन है, इसको याद रखा करो डायरेक्टली, ठीक है। ये क्या उष्मा सेपी है, उष्मा निकलती है, यानी कि उष्मा सेपी है, उष्मा बाहर निकलती है, ठीक है, उष्मा सेपी। तो अब कह रहा है कि ताप का बढ़ना, तो ताप बढ़ेगा तो उष्मा सेपी के लिए क्या होगा, उल्टा K का मान घटेगा, K का मान घटेगा, क्योंकि उष्मा सेपी है, क्योंकि उष्मा सेपी है। तो ये कह रहा ताप का बढ़ना अमोनिया के निर्माण में सहायक, तो भाई सहायक तो है ही नहीं, क्योंकि T बढ़ेगा K का मान घटेगा, क्योंकि उष्मा सेपी है और K का मान घटेगा, तो ये अभिक्रिया क्या होगी, अभिक्रिया पक्ष दिशा में जाएगी, अभिक्रिया पक्ष दिशा में, तो अभिक्रिया पीछे की ओर जा रही है, अभिक्रिया क्या कर रही है, पीछे की ओर जा रही है, ठीक है, K का मान घटेगा, अभिक्रिया पीछे की ओर, तो अमोनिया के निर्माण में सहायक तो हुआ ही नहीं, ये तो उल्टा अमोनिया टूटकर ये बना रहा है, तो ये तो होगा ही नहीं। साम्य स्थिरांक के मान को कम करता है, ये बात सही है, K का मान घटेगा क्योंकि उसमें तो जो साम्य स्थिरांक K है उसके मान को कम करता है, साम्य स्थिरांक के मान को बढ़ाता है, ये भी गलत है। अमोनिया के निर्माण में सहायक है लेकिन साम्य स्थिरांक को प्रभावित नहीं करता, गलत, क्योंकि ताप तो साम्य स्थिरांक को प्रभावित करता है, साफ बात है। तो ऑप्शन क्या हुआ, साम्य स्थिरांक के मान को
कम करता है। बी ऑप्शन आपके हो जाएगा करेक्ट। साम्य स्थिरांक के मान को कम करता है। के का मान घटेगा क्योंकि उष्मा से प्रिय अभिक्रिया पक्ष दिशा में। ठीक है, ये हो गए सवाल सारे। तो ये 2016, 18, 22 की सारी चीजें अपन ने कर ली। तो आपको मजा आ गया होगा। अब आपको लग रहा होगा कि रियल में जो हमने पढ़ा है और जो चीजें आपने पढ़ी है उसी बेस पे सारी चीजें आपके सवाल हो रहे हैं, सब कुछ आपके क्लियर और आपको कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इससे अच्छे लेवल का भी सवाल आ जाएगा या मस्त सवाल भी तो भी आप कर लोगे। ठीक है, जो पढ़ाया है वो सफिशिएंट है, जो पढ़ाया है वो सफिशिएंट है और कुछ भी जरूरत नहीं। अगर कुछ जरूरत है तो आपको टेस्ट अटेम्प्ट करने की, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मस्त ऑप्शन सभी को ध्यान ही है, लेकिन फिर से बताता हूं मैं। अपने पास माजिसा एजुकेशन नाम से एप्लीकेशन है सेम। ठीक है, माजिसा एजुकेशन लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा अपने डिस्क्रिप्शन वगैरह, और हम शेयर करते रहते हैं टाइम टू टाइम। ठीक है, जो अपना एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन माजिसा एजुकेशन, MAJEE माजिसा, आप जाके इस एप्लीकेशन को सर्च करना पड़ेगा। ठीक है, जहां से आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो ना, माजिसा एजुकेशन, वहां लिखना नाम माजिसा एजुकेशन, तो आपको ध्यान पड़ जाएगा। इसमें अपन क्या करेंगे, 50 चैप्टर वाइज टेस्ट, यानी कि जो आपके 10 यूनिट है केमिस्ट्री की, एक यूनिट के 5 टेस्ट, एक यूनिट के 5 टेस्ट। अब जैसे कि ठीक है, अब जैसे कि ये रासायनिक साम्य वाला चैप्टर हुआ है, तो रासायनिक साम्य के मैं 5 टेस्ट लूंगा, एक टेस्ट में 20 क्वेश्चन रखूंगा, यानी कि एक चैप्टर के आपके 100 क्वेश्चन, एक चैप्टर के 100 क्वेश्चन। अभी 100 क्वेश्चन सारे के सारे बहुत कॉन्सेप्ट वाले होंगे। ऐसे नहीं होगा कि मतलब ये सारे क्वेश्चन सेम टू सेम एक टाइप के, संख्या चेंज करके या फिर कॉपी पेस्ट टाइप के, नहीं, सारे के सारे 100 सवाल अलग अलग कॉन्सेप्ट के। अब आप 100 कॉन्सेप्ट वाले सवाल सोल्व कर लोगे, फिर उसके बाद बाकी क्या रहता है, कुछ ही बाकी नहीं रहता, कुछ ही बाकी। और इन सभी सवालों का मैं वीडियो सोल्यूशन भी दूंगा, जो सवाल मैं टेस्ट में दूंगा उस टेस्ट का आपको वीडियो सोल्यूशन मिलेगा। जैसे कि अभी अपना सवाल सोल्व किया ना पीछे, ऐसे कैसे मैं सोल्यूशन दूंगा और सब कुछ समझाऊंगा कि इसमें क्या करना है, आपकी पूरा चीजें क्लियर हो जाएगी, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। ठीक है, और उसके अलावा आपको 10 फुल सब्जेक्ट के टेस्ट भी मिलेंगे साथ में। ठीक है, लगभग 1300 के आसपास क्वेश्चन, और ये मात्र चीजें 111। हाँ, हालांकि वैसे ये अभी तो शायद 99 में है, अभी ये 99 में है, तो जाके इसको जरूर चेक कर ले। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अच्छा चांस है, बहुत बढ़िया है, और मेरी तरफ से पूरी मेहनत करके इन चीजों को मैं कर रहा हूं। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच। और यही चीज है, मतलब हमारी तरफ से पेड कोई कोर्स वगैरह कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, हाँ, ये 99 रुपए, इस 99 रुपए में आपके पूरी जो केमिस्ट्री है उस केमिस्ट्री के सारे टेस्ट, ठीक है, यानी कि मतलब 50 चैप्टर वाइज टेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, 10 फुल सब्जेक्ट और लगभग 1300 प्लस क्वेश्चन का टेस्ट होगा कुल मिला के। तो 1300 प्लस क्वेश्चन जब आप किसी केमिस्ट्री के पूरे सॉल्व कर लोगे ना, फिर केमिस्ट्री में आपके लिए कुछ भी बाकी नहीं रहता। ठीक है, और इनके डेमो भी पड़े, आप एक बार जाके डेमो देख लेना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में। और नेक्स्ट क्या स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट आपको पता ही है क्या स्टार्ट होगा। अभी अपन ने पढ़ा रासायनिक साम्य, नेक्स्ट पढ़ना अपने को आयनिक साम्य। और एक बार विजिट करके इस टेस्ट सीरीज को भी जरूर चेक कर ले। ठीक है, माजिसा एजुकेशन एप्लीकेशन डाउनलोड कर ले, लिंक नीचे आपको मिल जाएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन में, सब जगह आपको लिंक मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।